ज़्यादातर सीए फाइनल स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते कि उन्हें आंसर नहीं पता होता, वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो 3 आवर्स को मिसमैनेज करते हैं और वो मार्क्स भी लूज़ करते हैं जो उनको आसानी से मिल जाता। 3 आवर्स में आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे टाइम यूटिलाइज़ करना है, क्या आपके मार्क्स एलोकेशन होंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, कितना लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ सीए शिवानी सिंह और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है, तो चलिए अपन देखते हैं इस पीडीएफ में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अगर 15 मिनट्स को सही से यूटिलाइज़ किया और आपने 3 चीज़ डिसाइड करके रखी है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ली हुई है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपने ये डिसाइड किया कि ऑप्शन में क्या करना है और आपने ये भी डिसाइड किया कि क्या सीक्वेंस है, तो 3 आवर्स का आपका आराम से स्टार्ट हो जाएगा कि बस अब उसके बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना है। 3 आवर्स सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए है। स्ट्रेटेजी का टाइम आपका 15 मिनट का होता है और 3 आवर्स आपके लिए सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए। अब आपको 2 बजे जैसी आंसर शीट मिलेगी और एमसीक्यू बुकलेट साथ में मिलती है, तो आपको बस उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे नहीं, टाइम वेस्ट होगा सोचने में कि कौन से क्वेश्चन करना है, कहाँ से शुरू करूँ या ऑप्शन में क्या करना है, वो सब 15 मिनट पहले आपको डिसाइड करना है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो रेफर नहीं किया तो आप देख सकते हैं। अब अपन 3 आवर्स का देखते हैं। 3 आवर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ वो एग्जीक्यूशन के लिए है आपके 3 आवर्स। इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है सोचने में कि क्या आपकी सिलेक्शन सीक्वेंस अप्रोच के लिए आपको बिल्कुल इसमें टाइम नहीं देना है। फिर इसके बाद आपका ये देखना है, मैं ओवरऑल प्लानिंग बता दूं, 3 आवर्स रहेंगे आपके। आपको कोशिश करना है कि आप 10 मिनट से 15-10 मिनट तो आप बचा के ही रखो अपने रिव्यू के लिए, क्वेश्चन अपने आंसर के रिव्यू के लिए, पार्ट सब पार्ट देखने के लिए कि आपने आंसर सही कुछ छूटा तो नहीं है, उसके लिए। फिर एलोकेट करो, हर क्वेश्चन का आंसर आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है कितने मार्क्स का है, तो आपको वो एलोकेशन एकदम करेक्ट होना चाहिए। एक गोल्डन रूल दी हूँ कि टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राइटिंग परफेक्ट आंसर से, क्योंकि आपका सिर्फ एक आंसर परफेक्ट होने से आपको 100 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो एक क्वेश्चन को परफेक्ट करने के पीछे अगर भागोगे टाइम वेस्ट होगा, सारे क्वेश्चन करना है और कोशिश करना कि 100% पेपर कंप्लीट हो। 100 मार्क्स का पेपर आपको करना है, ये आज से अपने दिमाग में बैठा के रखना। एग्ज़ाम सेंटर पे जैसे ही आप गए, एग्ज़ाम हॉल में अपनी सीट पे बैठा, उसके बाद आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो आप भूल जाओ। बस ये रखो कि अभी मेरे पास 15 मिनट है और 3 आवर्स है, इसमें मुझे अपना बेस्ट देना है। जितना आपका माइंड काम रहेगा उतना अच्छा डिसीजन ले पाओगे और उतना अच्छा आप लिख पाओगे। आपका दिमाग उतना अच्छा प्रोसेस करेगा क्वेश्चंस को, ठीक है, उतना अच्छा प्रोसेस करेगा आंसर्स को, आपको चीज़ें याद आएंगी। तो अब बता दूं, फर्स्ट 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो फर्स्ट 30 मिनट में आपको क्या करना है कि जिसमें आप मोस्ट कॉन्फिडेंट हो, आपने जो डिसाइड करके रखा है सीक्वेंस में, आप जिसमें मोस्ट कॉन्फिडेंट हो वो क्वेश्चन आपको करने हैं। और फर्स्ट 30 मिनट में कोशिश करना है कि 15 to 20 मार्क्स का पेपर आप कंप्लीट कर लो। और क्या करना है, 15 to 20 मार्क्स का ऐसा करना है कि आप 100% श्योर हो कि उसमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि अगर ऐसा हो कि पेपर लेंदी है या ट्रिकी है, आपको डिस्क्रिप्टिव में नहीं समझ में आया, तो कोशिश करना कि फर्स्ट 40 to 45 मिनट्स में आप अपने 30 मार्क्स के एमसीक्यू कंप्लीट कर लो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं हम। प्रॉपर स्ट्रक्चर और हेडिंग के साथ आपको आंसर लिखना है, मेंटेन करना है नीट हैंड राइटिंग और अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स। बहुत सुंदर नहीं, बस क्लियर क्लियर लिखना। अगर कुछ गलत होता है सिंगल स्ट्राइक के साथ काटना, बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा मत वहाँ पर काट देना। फिर उसके बाद हमको जो 2 hour 15 minutes में क्या करना है, सीक्वेंस आपने पहले से डिसाइड करके रखा है, उसी सीक्वेंस में करना है। बीच में आपको कब एमसीक्यू करना है, अगर आपने फर्स्ट आवर में नहीं किया या फर्स्ट 30 मिनट में नहीं किया तो आपने डिसाइड किया होगा कब करना है, तब कर लेना एमसीक्यू। उसके बाद जो टाइम, आप हमेशा हर क्वेश्चन के बाद आपको टाइम पे ध्यान रखना कि टाइम को देखते रहना कि आपका हर क्वेश्चन के बाद कितना टाइम लगा या कितना टाइम बचा है। इसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक होते हो, ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक होते हैं तो आपको उस क्वेश्चन को लीव करके स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको खींचते रहे और आपने टाइम वेस्ट किया, जितना टाइम आपने उस क्वेश्चन को एलोकेट किया उससे ज़्यादा,
तो आपका पेपर छूटना कन्फर्म है। और पेपर छूटना सबसे गलत चीज़ है। आपके मार्क्स आप जिसमें लिख सकते थे उसमें भी जाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से। और ये उस क्वेश्चन में होता है, मैं बता दूं ये भी क्लियरली कि ये कब होगा, जब आपने वो क्वेश्चन पढ़ा हो, आपको पता हो कि मैंने ऐसे ऐसे किया था लेकिन आंसर नहीं आ रहा हो, या फिर आपको उसका वर्किंग नोट नहीं बन रहा हो, या कहीं किसी पॉइंट में या किसी ट्रिकी पॉइंट में एडजस्टमेंट में अटक रहे हो, तो आप बार बार उस क्वेश्चन को करोगे, आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे और ये आपका टाइम खाएगा और एंड में जाके आपको टाइम कम पड़ेगा, आपको मार्क्स, आपके मार्क्स लूज़ होंगे इस वजह से। तो बिल्कुल एकदम दिमाग खोल के रखना और सही टाइम पे उसको छोड़ना और आगे बढ़ना। बाद में आगे जाना, क्वेश्चन करना, टाइम मिलेगा वापस आके कर लेना, उस पर टाइम वेस्ट करोगे वो भी नहीं बनेगा और आगे का भी पेपर छूटेगा। ठीक है, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जगह छोड़ो और आगे बढ़ो। उसके बाद अंडरलाइन करना, कीवर्ड्स अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या क्या अवॉइड करना है मैं ये भी बता दूं कि आंसर हमको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, जितना मार्क्स दिया हुआ है उतना। और अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, आप क्लियरली सॉल्व करो, प्रॉपर वर्किंग नोट बनाओ, उसके वर्किंग नोट का रेफरेंस देना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ होगी। वर्किंग नोट का रेफरेंस हर जगह देना, वर्किंग नोट पे हेडिंग डालना कि किस चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हो। इसके बाद टाइम एक क्वेश्चन पे ज़्यादा मत लगाना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कितना टाइम है हमारे पास। 1.8 मिनट्स हैं पर मार्क्स के लिए, हर मार्क्स के लिए हमारे पास सिर्फ 1.8 मिनट्स है। और अगर मैं इसमें से 1.7 मिनट दूं मैं आपको, तो 0.1 मिनट बचेंगे हमारे पास 100 मार्क्स के लिए, तो 10 मिनट्स आपके पास एंड में जाके बचेंगे। तो ये हमको बचाना है और हर मार्क्स के लिए हमें 1.7 मिनट हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 8.5 मिनट हैं, 8.5 मिनट से ज़्यादा 5 मार्क्स के क्वेश्चन पे मत रुकना। अगर उससे ज़्यादा देर रुकोगे तो आपका दूसरा क्वेश्चन छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो टाइम, और टाइम बचेगा कैसे, आप जब MCQ करोगे ना, MCQ को पूरा 1 घंटा मत देना। 30 मार्क्स के MCQ को कोशिश करना कि मैक्स से मैक्स 40 to 45 मिनट, उससे ज़्यादा MCQ को मत देना, नहीं तो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट छूटेगा। तो दिमाग में क्लियर रखना, अपने एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि मेरे को 30 मार्क्स के MCQ 40 to 45 मिनट्स में करना है, तो आपके पास थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा बचेगा। इसके बाद आपने जो पहले से डिसाइड किया अब टाइम बचाना है, तो कैसे कैसे 3 आवर्स में टाइम बचेगा आपको और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा राइटिंग के लिए। आपने प्री डिसाइड सीक्वेंस है उसी को फॉलो करना, बाद में जाके बदलोगे टाइम वेस्ट होगा कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। एक ही क्वेश्चन में इतना मत लिख देना कि बाकी क्वेश्चन छूट जाए, और उसमें अगर 4 मार्क्स का ही है तो आप 5 पेज भी लिखोगे तो 4 ही मार्क्स ही मिलेंगे। और अगर थ्योरी का है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप ज़्यादा लिखो तब भी उनके कीवर्ड्स नहीं मिला, अगर उनको प्रॉपर नहीं लगा तो वो 0 मार्क्स भी दे देंगे। तो हमेशा मार्क्स क्वेश्चंस का आंसर मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना। उसके बाद हेडिंग और बुलेट पॉइंट का यूज़ करना, स्पेशली इन थ्योरी क्वेश्चंस। टाइम देखते रहना कि कितना हुआ है, और शांति बना के रखना, स्टे काम, नहीं तो गड़बड़ होगी। जहाँ आपने पैनिक किया तो पैनिक करने से एक ही चीज़ होगा, क्वेश्चन पेपर छूटेगा, क्वेश्चन गलत होंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। तो ऐसा मत करना। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको, उसके बारे में मत सोचो, जो कर रहे हो वो अपना बेस्ट दो उसमें। अब क्या नहीं करना है हमें, क्या एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, मार्क्स एलोकेशन को इग्नोर मत करना, क्योंकि हमने टाइम उसी के अकॉर्डिंग दिया है। तो अगर आपने एक क्वेश्चन को 10-15 मिनट दे दिया और उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 8.5 मिनट की थी, तो फिर आपके क्वेश्चन छूटेगा। पैनिक मत करना, एक गलत आंसर आपका रिजल्ट नहीं डिसाइड करने वाला। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उस पर मत अटक जाना, ये गलत हुआ उसकी वजह से सारे क्वेश्चन आप गलत, मतलब सारे क्वेश्चन में आप दिमाग ही नहीं यूज़ कर रहे हो, आपका दिमाग वहीं अटका हुआ है, ऐसा मत करना। सीक्वेंस बार बार चेंज मत करना, ये आपका टाइम और मार्क्स दोनों ही लेके जाएगा। एक बार सीक्वेंस डिसाइड कर दिया, स्पेस छोड़ देना। क्या करना, क्वेश्चन नंबर 1 उठाया, अब आपको सीक्वेंस में करना है ABCD। अब ABCD में आप D पहले करो, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन उठाया तो सारे पार्ट एक साथ करना। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, नहीं बन रहा है स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो। कितना अच्छा स्पेस छोड़ के अपन आगे बढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, सप्लीमेंट्री ले लो, लेकिन ये मत करना कि एक क्वेश्चन पे अटके तो अटके रहे। स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो। अपने दिमाग में क्लियर रखना कि कब छोड़ना है, ज़्यादा नहीं करना है। और MCQ को एंड के लिए मत रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, MCQ को लास्ट 1 आवर हाफ आवर में बिल्कुल मत करना। वो पैनिक करोगे, गड़बड़ होगा, दिमाग नहीं लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, एक कैलकुलेशन गलत होगी, आंसर गलत आएगा MCQ। और MCQ में डायरेक्ट हमको मार्क्स मिलते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना। 30 मार्क्स अगर आपने सही किया तो एक बार में आपके पास आएंगे।
तो उसके लिए बहुत अच्छे से करना, उसको बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करना। अगर बन रहा है तो स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लेना, उसको सर्कल भी कर लेना, पेंसिल से करने होते हैं सर्कल तो आराम से पेंसिल से कर लेना। अगर चेंज करना हो तो आप इरेज करके बाद में चेंज कर सकते हो, तो उसको पहले ही कंप्लीट करके ख़त्म कर देना। अब प्रेजेंटेशन टिप्स मैंने ऑलरेडी दे चुकी है 15 मिनट्स वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो वो रेफ़र कर लेना, और अगर आपने नहीं देखा तो मैं इसमें भी बता देती हूँ, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर प्रोविज़न थ्योरी क्वेश्चन है और प्रोविज़न या सेक्शन वाले क्वेश्चन है तो सबसे पहले सेक्शन लिखेंगे आप, फिर उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे। जब आप प्रोविज़न और सेक्शन लिखेंगे तो उसमें कीवर्ड्स होना चाहिए, वो हाईलाइटेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपने फैक्ट ऑफ द केस लिखा 2-4 लाइन, फिर उसके बाद आपने एनालिसिस में आपको फैक्ट और प्रोविजंस को लिंक करना और कंक्लूजन 2 लाइन में देना है, कंक्लूजन क्लियर देना और उसको अंडरलाइन करना। इसके बाद अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है बुलेट पॉइंट्स में लिखना और उसको कीवर्ड्स को हाईलाइट करना। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो फॉर्मूला लिखो, आपका अप्रोच वर्किंग नोट्स जो है वो क्लियरली बनाओ। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन में क्या है, आप प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली क्लियरली लिखो, नीटली लिखो, और स्केल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब मैं आपको 2 चीज़ बता दूं जो मैंने पहले भी बोली थी कि डोंट एम फॉर परफेक्ट आंसर, एम फॉर कंप्लीटेड आंसर। आपका परफेक्ट आंसर के चक्कर में एक परफेक्ट आंसर लिख के आपको 100 मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि एक आंसर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में आपने 1 घंटा लगा दिया। आपको पूरे के पूरे 100 मार्क्स का पेपर करना है, और जब आप स्टार्ट करो तो स्पीड फर्स्ट मिनट से मेंटेन करके रखना, नहीं तो एग्ज़ाम छूटेगा, ठीक है। उसके बाद एक गलत आंसर नहीं आपका डिसाइड करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया तो आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। इसीलिए आपको आते हुए आंसर भी नहीं लिखोगे और मार्क्स जाएंगे, और ये सबसे बुरी चीज़ है जिस दिन आप रिज़ल्ट देखोगे। तो इस चीज़ की गहराई को समझो, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है, इसमें आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ एडिशन चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी चाहिए, 1.5 डेज़ का कुछ आपको समझना है, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। आपको ये PDF चाहिए, कुछ इसमें से पढ़ना है, रेफ़र करना है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रख लेना, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, आपकी किसी फ्रेंड को ज़रूरत हो तो उसे शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी।